अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुश आमदीद। में हूं मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। चौधरी बरादरान के खिलाफ 20 साल से जारी तहकीकात बंद कर दी गई। सेनेट इलेक्शन से कबल चौधरी बरादरान के लिए बड़ा रिलीफ। क्या चौधरी बरादरान की हुकूमत को ब्लैकमेल करने की पॉलिसी काम आ गई है? प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय लैंड माफिया की निगरान बन गई है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय गैर कानूनी तामीरात को क्यों रेगुलराइज करने पर तुल गई है? सफा गोल्ड मॉल और ग्रैंड हयात स्कैंडल में मुलव्वस सीडीए के साबका चेयरमैन पर हाथ क्यों नहीं डाला गया? कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले सीडीए के साबका चेयरमैनों को जेल भेजने के बजाय बड़े ओहदे दे दिए गए हैं। इस पर भी डिटेल्स आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे ब्रॉडशीट स्कैंडल का एक और नया पहलू सामने आ गया है। नैब के आला अफसरान अपने ही मुल्जिमान की तहकीकात करते करते उन्हीं के कंसल्टेंट क्यों लग जाते हैं? इसका फॉलो अप भी आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। लास्टली बात करेंगे, हुकूमत ने बिजली की कीमत में ₹1.93 इजाफा किया है। क्या स्टोरी है? ब्रेक में आज प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे वो भी। क्लासरा साहब, फाइनली चौधरी बरादरान को रिलीफ मिल गया और कहा ये जा रहा था कि इमरान खान साहब नहीं मानेंगे, लेकिन वो तो मान गए। और स्टोरी है, मैं इस पे बड़ी तैयारी के साथ बैठा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ मेरा दिल चाह रहा है कि आमिर साहब से जरा पॉलिटिकल सिचुएशन पे ओवरव्यू दे दे, फिर चौधरी शबान पे आता हूँ मैं। ये आप गौर कर रहे हैं कि बड़ी पीटीआई बड़ी खुश हो रही है और मैं समझता हूँ ये थोड़ी चीज़ उनकी स्ट्रेटजी भी है और बड़ी काम जा रही है कि पीडीएम का इतना बड़ा हवा बना हुआ था, रैलियाँ चल रही थी और वो अपने फिनाले की तरफ जा रहे थे और जो है क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे थे और उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद में धरना देना है। तो ये जब से ब्रॉडशीट आया है तो वो ये आपने गौर किया होगा 4 दिन से जो है ना प्राइम टाइम पे ब्रॉडशीट हमारे समेत क्या करें, स्टोरी बहुत बढ़िया, स्टोरी बहुत बढ़िया है। तो पीटीआई वाले बड़े खुश हैं इस चीज़ में कि शायद आज भी फॉर एग्जांपल फजल रहमान साहब का जलसा है, पर मेरा ख्याल है कि हार्डली कोई उस टीवी दिखा रहा था या कोई प्रोग्राम होगा, क्योंकि ब्रॉडशीट बीच में से आ गई है इतना बड़ा कि उसने पूरी जो है पाकिस्तान का जो सिविल स्ट्रक्चर, जुडिशल स्ट्रक्चर और नैब सबको हिला के रख दिया है। नैब खास तौर पर किटारे में इसलिए है कि नैब ने इस वक्त पूरे माशरे को जकड़ा हुआ है और जब से ख़ास तौर पे जावेद इकबाल साहब आए हैं, ये उनका क्रेडिट ज़रूर है कि कमर ज़मान चौधरी जब तक थे किसी को कोई तकलीफ़ नहीं थी, याद ही नहीं थी, बल्कि इतना अच्छा वो इंटरेस्ट लोगों के वॉच कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जब उनको कह रही थी पनामा के अंदर कि खुदा के लिए यार इसके आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। वो दूसरा क्या नाम था जी, वो शहबाज शरीफ वाला केस जो था जिसके अंदर फायजी साहब ने हुदैबिया पे सुप्रीम कोर्ट वर्चुअली उनसे तरला कर रही थी कि कमर ज़मान चौधरी साहब आप इस पर हम नहीं आना चाहते, ये आपका केस है, इसको खोल लें। उन्होंने कहा जी मैंने नहीं खोलना, बाकायदा उन्होंने वो कहा। तो नैब जो है अब तो नैब जो क्योंकि बहुत एक्टिव है, ओवरली एक्टिव है, बल्कि इतनी एक्टिव है कि उसके ऊपर हमें भी कई दफ़ा शिकायत रहती है। तो इस केस ने जो है एक दफ़ा नैब को कटहरे में डाला है, जिससे नैब का मैं समझता हूँ वो जो सारा आर्ग्यूमेंट अपोजिशन का आ रहा है कि केसेस तो अपनी जगह है, केसेस वो बहुत बड़े हैं सारे, ओमनी का केस भी बहुत बड़ा है, एवन फील्ड का भी बड़ा है, मगर एक आर्ग्यूमेंट उनको मिल जाता है जो वो मांडवी वाला ने एक झंडा उठाया हुआ है ना कि ये नैब का सत्यानाश करो। तो ये नैब इस वक्त कटहरे में आ गई है, वो इस वजह से आ गई है कि नैब के ऊपर सवाल बहुत गहरे आ गए हैं। अब देखिए उसके तमाम ही कैरेक्टर जो ब्रॉडशीट के हवाले से आए हैं वो सारे ही शेडी कैरेक्टर्स हैं। हमने उसके ऊपर आप देखें जो तारिक फवाद मलिक साहब का वो दे दिया कि वो किस किस्म का एक फ्रॉडस्टर था, यहाँ से भी पैसे लौ के दौड़ गया, फिर पैसे खा गया, वो भी शेडी। उसके बाद मूसवी साहब वो मैक्सिको में उन पर डेफेमेशन केस हुए हुए हैं, ईरान से दौड़े हुए हैं, बैंक करप्ट लंदन में हुए हुए हैं, सारे ही सवाल उस पर हैं, वो भी बड़े शेडी हैं। वो एक जेरी जेम्स टाइप वो एक साहब थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली, उन्होंने खुदकुशी करके छलांग मार के नीचे कर लिया। वो एक मैं देख रहा हूँ रॉबर्ट रुडलो ने जिनके नाम पे स्टॉक नहीं नाम है उनका, वो जो कंपनी रजिस्टर कराई हुई है उन्होंने उनका लाइसेंस वकालत का अमेरिका में कैंसिल कर दिया गया। तो इस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं उसके बाद पाकिस्तान में आ जाएं कि हम 2 दिन से शोर मचा रहे हैं, लतीफ़ खोसा साहब मजाल है
कि वो वरना 1 मिनट में उनके मतलब 2 जुमले कह दे तो वो फ़ोन कर देते थे कि सही बरादा ख्याल करया करो। तो वो अब बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि जनाब आपने इतने पैसे ब्रॉडशीट को एज अटॉर्नी जनरल दिलवाए और फिर आप उनके वकील बन गए। कोई अखलाकी कोई कानूनी तकाजा इस पे है, इसके ऊपर कोई किसी किस्म की हद आती है? अच्छे मुल्कों में, मुनासिब मुल्कों में वकील के लाइसेंस सिर्फ कैंसिल नहीं होते, इनके ऊपर मेरा ख्याल है बहुत बड़ा वो, फिर मैं इनके सामने डरता हूँ क्लास साहब के सामने, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कह के कि मफादात का जो तजाद है इतना बड़ा है। अब एक और नाम भी फॉर एग्जाम्पल आया हुआ है कि फारूक आदम साहब का, प्रोसिक्यूटर जनरल थे वो नैब के, और बड़े धांसू किस्म के, अपने ज़माने में एक सैफुर रहमान जलाल आज़म माने गए हैं एहतसाब के। उसके बाद फारूक आदम साहब भी जब प्रोसिक्यूटर जनरल थे, बड़ा उनका भी डर था, पूरे पाकिस्तान की जो करप्ट शराफिया थी उनकी टांगें कांपती थी। अब उनका पता चलता है कि ब्रॉडशीट के अंदर जो है वो भी पहले जो थे ज़ाहिर नैब के प्रोसिक्यूटर थे और ब्रॉडशीट से वो कर रहे थे, बाद में वो कंसल्टेंट बन गए ब्रॉडशीट के। सो ब्रॉडशीट ने नैब के अंदर एक दफ्तर लिया हुआ था जो उनको मुफ्त मिला हुआ था, वहीं इस तरह के तमाम शेडी कैरेक्टर बाहर से भी वो शामिल थे पैसे दिलवाने में, इनको घर से भी शामिल थे, गवर्नमेंट के अंदर भी जो लोग डील कर रहे थे वो थे। तो खुश तो पीटीआई बड़ी हो रही है कि ये ध्यान जो है ना पीडीएम से हट के इस पे ब्रॉडशीट पे आया हुआ है। पर मैं लास्टली ये कह दूं, इतना खुश नहीं होना चाहिए पीटीआई को, क्योंकि ये पीटीआई का भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। इन्होंने जो एक कमेटी बनाई है और टीआरस बनाए हैं ना, तो जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने पनामा के अंदर मिठाइयाँ बांटनी थी ना, ये भी जल्दी में मिठाइयाँ ना बांटें, क्योंकि इनका बड़ा कड़ा इम्तिहान आ गया है कि जनाब इनके दौर में जो 2.5 साल में हुआ, जिस तरीके से पैरवी हुई, और बहरहाल पैसे इनके दौर में दिए गए हैं और जिस तरीके से दिए गए हैं उस पर बहुत ज़्यादा सवालात हैं। तो क्वेश्चन इनका जो सबसे बड़ा इनका इम्तिहान ये आ गया है कि इसमें बहुत सारे सर्विंग 1-2 ही हैं, मगर रिटायर्ड जर्नैल बड़े आ जाते हैं। ये क्लास साहब ये अगले हफ्ते इसकी तफसील बताएंगे कि जो मतलब है कि कहा जाता है कि पाकिस्तान की ईमानदारी का जो है कायदे आज़म के बाद बताया जाता था, जनरल अमजद साहब थे, उनको कहा जाता था कि वो सबसे ईमानदार आदमी थे। अब सबसे ज़्यादा उनके ऊपर सवाल आ गए हैं कि भाई साहब ये डील तो आपने की थी, ये अमजद साहब आ जाए ना, तो अमजद साहब की भी इंक्वायरी होनी है, खालिद मकबूल साहब की भी, जनरल साहब की होनी है, जनरल हफीज़ साहब की भी होनी है, फसी बुखारी साहब जो है उन्होंने अपनी बेटी जो है ना मलिक रियाज के दफ्तर में भी कराई हुई थी और उनके खिलाफ मुकदमात भी करते थे, उनकी भी है। किसी तरीके से मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी कमर जमान चौधरी साहब भी, आप देखिएगा उनके दौर में भी ये 2016 में ये जाते रहे ना, ये सारी जब डीलिंग वीलिंग हो रही थी, उनका भी रोल निकल आएगा। तो इतने सारे जो वर्दी वाले लोग हैं और रिटायर्ड एंड सर्विंग, तो पीटीआई का ये बड़ा इम्तिहान आ जाएगा कि ये पीटीआई टीओआर जो बनाए हुए हैं इतने बड़े कि वो टीओआर के अंदर कोई इतना ज़्यादा, ये सही कहते हैं क्लास साहब ने कल कि उनसे रिलेटेड नहीं है, मगर ये गले पड़ जाएगा। ये फिलहाल इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मिठाइयाँ ज़रा कम खाएं कि ये पीडीएम पे ध्यान चला गया, ब्रॉडशीट ने आपको रेस्क्यू कर लिया है। ये आप देखिएगा ये एक दलदल है, इसके अंदर बड़े बड़े लोग अभी फंसेंगे, दिस इज नॉट गोइंग अवे। साहब क्या पीटीआई भी इस केस में फंसने वाली है? पीटीआई जैसे मैंने कहा था कि फंसेगी जब अगले आएंगे, इनके दौर में तो नहीं फंसते। जो 2-4 सवाल थे वो नहीं होता। नवाज शरीफ साहब ने कौन सा अपने साफ किया था, बेनजीर भुट्टो या उन्होंने अपना कौन सा कर लिया था। जनाब मुशर्रफ के दौर में जो तबाही मची थी वो हम देख रहे हैं। मतलब आफ्ताब शेरपो जैसा बंदा, इतनी करप्ट बंदा जिसपे नैब ने $35 लाख जिसके जहाँ लोकेट किए उसमें जर्सी में बैंक में अमेरिका में, उसको उस बंदे ने आके इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया था और हमें बताया जाता है जनाब मुशर्रफ से ज्यादा किसी ने अकाउंटेबिलिटी नहीं की। वो आपके सामने है और शेरपो साहब आजकल तकरीरें फरमा रहे होते हैं, भाग गए थे पाकिस्तान से। सो वो नहीं है, इनका एहतसाब होगा कोई और करेगा। वही अर्शेर को ये कौस जी वाला बड़ा गोल्डन रूल है कि आप इनका वन साइड एहतसाब इनका होने दें, इनका एकतरफा एहतसाब आप करें, अगले वालों का अगले करेंगे। इमरान खान साहब और उनके वजीर जो उनके वजीर हैं, यार दोस्त, एटीएम, पार्टी शार्टी, उनका कोई और करेगा और होगा। अगर 20 साल बाद जनरल यहाँ पे अमजद साहब कटहरे में आ गए हैं, ये जन हफीज साहब के भी एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन आना शुरू हो गए हैं, या आपके अब खालिद मकबूल साहब की बहुत सारी चीजें अभी मैं आपके सामने अगले हफ्ते लाऊंगा, मैं उसमें आना शुरू होगा 20-20 साल बाद।
और ये जो आपको याद पनामा का जो स्कैंडल आया था इनके शरीफों का, ये भी 20 साल बाद आया था, 20-25 साल बाद आया था। सो 20 साल की टाइम लिमिट है यहाँ पे। सो आप ये इमरान खान साहब 20 साल थोड़ा सा वो अब कह लें मशकूक सा होता जा रहा है, मशकूक होता जा रहा है। और आज के दौर में डिजिटल एज में मुश्किल हो जाए, 20 नहीं हो सकते, 2 सालों में इनकी चीजें मजीद सामने अभी आ भी रही हैं। अपनी इंक्वायरी खुद करवाते हैं, स्कैंडल करते हैं, फैसले करते हैं, माल पानी बनाते हैं यार दोस्त, और खुद अपनी इंक्वायरी करके बंदों का नाम देकर नारे मारते, देखा सी फड़ ले, और फड़ने के बाद वो सारे वजीर भी बैठे होते, किसी एक को भी टच नहीं करते, लेकिन देखा हमने इंक्वायरी करवा ली। वो खैर खान साहब ने कंपनी का हिसाब कोई और करेगा, अपने दौर में किसी का नहीं हो सकता। इन्होंने फरूक आदम की बात की, जो प्रोसिक्यूटर जनरल, अभी नैब के हम कोई आपको 3-4 नाम दिखाएंगे। इट्स ए शेम, ये कलेक्टिव शेम है कि हमारा कोई करैक्टर नहीं है, डिग्निटी नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं, इसलिए दुनिया भर में हमारे खिलाफ फैसले आते हैं कि दुनिया हमारी इज्जत नहीं करती। इंटरनेशनल लेवल पे क्यों हमने सारे केस हमने हारे हैं? लोग समझते हैं चीटर हैं, ये फ्रॉडस्टर हैं, ये ईमानदार लोग नहीं। मसला हमारी वहां पे आपको याद हो क्रिकेट टीम के लड़के पकड़े गए थे लॉर्ड्स में, जो 4 थे। अच्छा, पाकिस्तानी उस पर डट गए, देखे जी साजिश हो रही है, बला बला। इसके इंपैक्ट इंप्लीकेशंस क्या होती है? ट्रिकल डाउन होती है कि लोगों के जहनों में, अदालतों में भी बैठ जाता है, ये कौम जो है ना, इनके खिलाड़ी भी चीटर हैं, फ्रॉडस्टर हैं, ये भी चीटर होंगे। लिहाजा जो भी हमारा आर्गुमेंट जाता है, हम कितने भी सच्चे क्यों ना हो, वहां पे अदालतें उठा के बैर मानते। रीजन वो कहते हैं इनके खिलाड़ी अगर वहां पे बिक सकते हैं एक नो बॉल फेंकने पे, ये मैच थ्रो कर सकते हैं, मतलब चंद हज़ार पाउंड के लिए, इसमें तो बड़ा पैसा है। ये इंप्रेशन जो हमारे बारे में बन गया है दुनिया में कि ये ऑनेस्ट लोग नहीं है, इनकी ऑनेस्ट डीलिंग नहीं है, ये अपनी फिक्र ही नहीं करते, मार धार करते। जो हमारे वहाँ पे आप देख लो, कुत्तों से हमारे वहाँ तलाशियां ली जाती हैं एयरपोर्ट्स पे, ये देखी हुई है हमने, मैं खुद वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर तक की ली जाती है। बाकी तो रीजन हम इन चीज़ों की केयर नहीं करते कि हमारा दुनिया में एहतराम क्यों नहीं हो रहा, पासपोर्ट की जो कहते हैं इज्जत क्यों नहीं रही, इसलिए नहीं रही कि हमारे छोटे छोटे एक्ट हमें लगते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, और उनका इम्पैक्ट वहाँ के मीडिया में भी जाता है, उनका इम्पैक्ट जुडिशरी में भी जाता है, जजेस में भी जाता है, वकीलों में जाता है। ये जो केस हमने ब्रॉड शीट वाला हारा है, एक इतनी सी डिबेट पे हारा है, 4.11, सिर्फ एक नुक्ते पे, मैंने सारे को उसके हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, आमिर साहब ने पढ़े, अभी भी पढ़े हैं, एक नुक्ते पे हारा है सर। और अगेन जज के जहन में ये था ये चीटर कौम है, इनके खिलाड़ी भी बिकते हैं, ये भी बिकते हैं, और इनको सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ एक नुक्ते पे। रीजन सिर्फ डिबेट थी एसेट पे कि एसेट जो है, जो बैरून मुल्क एसेट है, आपने ब्रॉड शीट को उनमें हिस्सा देना है, या पाकिस्तान के अंदर जो एसेट आप लेंगे, आप उसको रिकवरीज करेंगे, उनमें देंगे। इस पे उसने बाकायदा लिखा है जी, मैंने बड़े घंटे लगाए हैं, ये उसकी जजमेंट में लिखा है, मैंने घंटे इस पे फोकस किया है कि ये जो है एसेट जो थे, ये पाकिस्तान वालों की बात हो रही है या ये बहर वालों की बात हो रही है। फिर उसने फैसला किया नहीं, ब्रॉड शीट ठीक कह रही है, ये 10 अरब रुपया हमें उस पर ठोका है, हमारी रेपुटेशन की वजह से उनको ठोका है। वो आखिर पे इस नतीजे पर पहुंचे, नहीं यार ये लोग ईमानदार नहीं है, नहीं यार ये चीटर, ये या कि उसमें क्रिकेट में भी चीटिंग करते हैं, या कि एयरपोर्ट्स पे भी करते हैं, बैरून मुल्क फ्रॉड्स भी होते हैं वहां पे, आपको पता है ये सारे जितने भी हमारे डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, बैंकों के फ्रॉड हो रहे हैं, आपके यहाँ क्रेडिट कार्ड्स हो रहे हैं, मतलब बेपनाह चीजें सामने रिपोर्ट आती हैं। इनका अल्टीमेट इंपैक्ट पूरे मुल्क पे आता है, पूरी रियासत पे आता है। जब इस तरह के फैसले लेके जाते हैं ना, उठा के मुंह में मारते हैं, छोटी सी बात पे किया ना, वो कह सकते था नहीं जनाब आपने जब पैसे रिकवर ही नहीं किए, ये जब एसेट्स आपने दिए नहीं है, रिकवरी नहीं है, तो किस चीज का आपको जुर्माना दें? अगर वो हमें अच्छा समझता हो तो सिर्फ इतनी सी बात उसने पकड़ा उसने, और हमें उसने 10 अरब ठोक दिए। उसकी वजह कौन लोग हैं? मैं अब आपको 4 नाम गिनवाता हूँ। एक नाम इन्होंने फरूक आदम साहब का, ये प्रोसिक्यूटर जनरल थे, और आपको याद है इन्होंने क्या कहा था सदीक उल फरूक के बारे में, जो इसके पीएम नवाज के थे, उनको जनाब इन्होंने जेल में डाला, पकड़ा। वो मेरा HSBC के कोई वो थे, कोई उसके चेयरमैन वगैरह थे नवाज शरीफ दौर में, सेकंड में उनकी पिटीशन डालेगी सुप्रीम कोर्ट में आफ्टर, मतलब 6 माह बाद, जब जना मुशर्रफ का मार्शल के बाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जी फरूक आदम साहब वो किधर हैं? ये सदीक उल फरूक साहब को आप उठा के ले गए थे। कहते वी फॉरगॉट, हमें तो भूल गया, वी डम्प्ड हिम। डंप, आपको याद है कि लफ्ज यूज किए थे, हमने उसको डंप कर दिया। जैसे इंसान नहीं है, कोई सोने का तो नहीं, मतलब कोई एक थोड़ा सा है, उठा के आपने डंप कर दिया। ये फरूक आदम साहब फरमा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमने डंप कर दिया, हमें नहीं पता कहाँ, मैं चेक करूंगा, भूल गए थे डाल के जेल में। ये फरूक आदम साहब, इनका 2003 में कंट्रैक्ट सर रिन्यू नहीं किया, 2003 अक्टूबर मेरा ख्याल है, जब ये इस ब्रॉड शीट वाला हो रहा था, उस वक्त आ चुके थे मुनीर रफ़ी साहब, आ चुके थे, ये मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं वहाँ से, मैं बता रहा हूँ। इन्होंने जनाब उनको निकाला वहाँ से कि आप जाएँ, आपकी छुट्टी, इनको मेरे ख्याल 3 साल के बाद। इन्होंने नेक्स्ट डे, इन्हीं आदम साहब ने, ये हमारा करेक्टर देखे ना, इन्होंने जनाब ब्रॉड शीट की नौकरी कर ली थी, इसी ब्रॉड शीट की जो आज 10 अरब पहले, और जो कंट्रैक्ट बनाया था जिसमें डाली गई थी क्लासेस कि एसेट्स रिकवरी पाकिस्तान में भी होगी, हम उसमें समय लेंगे, जिनका ताल्लुक नहीं था। ये कंट्रैक्ट फरूक आदम साहब ने ही बनाया था, ड्राफ्टिंग उसमें शामिल थे, उन्होंने ही की थी सारी। जो फरूक आदम ने उस वक्त उनको वो आके बेनिफिट दिया था
उसमें मेरे ख्याल जून 2000 में जो कंट्रैक्ट बनाया जिसकी वजह से वो जीते हैं कि एसेट पाकिस्तान वाले भी हम लेंगे, वो फरूक आदम साहब ने बनाया था। जो ही वो नौकरी नैब से निकले दूसरे दिन जाके वो इसके कंसल्टेंट लग गए थे, इसी के ब्रॉडशीट को इनको पैसे दे रहे थे। ये करैक्टर देखें, जो आपके साथ जिनके साथ डील्स कर रहे थे, जिनके साथ डिस्प्यूट आपके चल रहे थे, ये बैठ के उनको एडवाइस करना लग गए कि अब आपने इनसे नैब से पैसे रिकवरियां कैसे करवानी है। ही वॉज द आर्किटेक्ट, ही वॉज द मास्टरमाइंड कि आपको केसेस करने कैसे करने, ही वॉज गाइडिंग देम। ये उनके मुलाजिम थे। रात हमने आपको तलत घुमन साहब का बताया, हमारा करैक्टर देखे ना, हुसैन फैमिली के यहाँ अरबों रुपए के आप इंक्वायरीज कर रहे हैं, जो हुसैन खानदान है पाकिस्तान का, और उसको इन्वेस्टिगेशन करते करते एक दिन पता चलता है तलत घुमन साहब जो है ना जनाब, वो हुसैन फैमिली के जाके मुलाजिम लग गए जनाब। फिर कर्नल सुबह सादिक साहब का मैंने आपको बताया था, उन्होंने भी यही काम किया था। जिनको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे बड़े बड़े लोगों को, उनके जाके वो मसूफ जो है ना उनके भी मुलाजिम लाग रहे थे। उसके बाद खोसा साहब की कहानी आपने सुनी, कोई शर्म है हमें? अटॉर्नी जनरल के तौर पे $25 लाख आप पेमेंट करवा रहे हैं उसको, अगर उसको IRA को करवा रहे हैं अटॉर्नी जनरल के तौर पर, और अब उसके आप वकील बने हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके आप उस पिटीशनें डाल रहे हैं क्योंकि आपको कुछ वहाँ लाख रुपए वटेवर जो है आपको प्राइस मिल गई है। ये करैक्टर है, ये हमारी चीज़ें हैं। सो इसके बाद ना नैब की इंटेग्रिटी रह जाती है, ना नैब का कोई थोड़े से ये जो आके लेते ना होलियर देन पोप की पोजीशन लेते, यू कांट टेक इट, नहीं ले सकते कि आपके अंदर बैठे। ये तो सिर्फ 4 लोग सामने आ रहे हैं ना, ये उठाएं जो सही, एक उसकी ईंट उठाएं नैब का हर दूसरे अफसर के साथ। जैसे मैंने कहा LG अगर LPG के कोटे लिए थे इकबाल से, इस ZMA से जो मुलजिम था इनका, अपने मुलजिम को इन्होंने पार्टनर बना लिया, उसके साथ बिजनेस शुरू करके चेयरमैन उन्होंने शुरू किया, कोई छोटे लेवल पे नहीं थे। और जो इनका प्ली बार्गेन वाला इनका वो था डिपार्टमेंट था, उसमें जितने हमारे भाई लोग बैठे हुए थे उन्होंने कोटे लिए इनसे, एक उनके हाथ गोल्ड माइन आ गई इकबाल ZMA की शक्ल में। सो नैब अब हमें फील होता है कि ये सारा ड्रामा था। एक आपने पॉलिटिकल टूल रखा हुआ था जनाब मुशर्रफ साहब का, सबसे बड़ा उसका जो फॉल्ट था जनाब मुशर्रफ का कि आपने उसको उठाया, आफ्ताब शेरपो को उठा के इंटीरियर मिनिस्टर बना दे जिसके रेड ब्रांड निकाले हुए थे। यार इससे कोई बड़ा इस मुल्क के साथ ये कोई धोखा हो सकता है? रही सही कसर, ये तारिक फवाद मलिक साहब देखे, रही सही कसर आज नैब ने पूरी कर दी है। उन्होंने चौधरियों को आज क्लीन चिटें दे दी गई हैं। मतलब कोई शर्म है, कोई हया है कोई नैब वालों में? जरा इनसे पूछना चाहिए। और इमरान खान साहब से पूछें जरा, जिनको आप कहते थे ये पाकिस्तान के ये जनाब आमिर साहब इनकी प्रॉपर्टीज की लिस्टें हैं जो वहाँ पे ये लाहौर हाई कोर्ट में पेश की थी नैब ने। ये पढ़ते जाएं, 10 पेजेस हैं, इसमें बताया गया है कि चौधरी खानदान ने इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की है, इन्होंने बैठ के नौकरी में कैसे इनको आगे बेज़ाब्तियां इनके सामने आई थी अगर परवेज लही पे, और प्लस इन्होंने जदादें कैसे बनाई हैं जिनका कोई जवाब नहीं था चौधरी के पास। सारा कुछ पीना। मेरे ख्याल आपने ब्रेक पे जाना है, जरा कौम को मैं बताता हूँ किसको इमरान खान साहब को जाना चाहिए था ना, कोर्ट में खड़े होते ना, उनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे ना, उन्हीं के दौर में वो क्लीन चिट नैब ने आज उनको दे दी है। और उन्हीं को बहुत बड़ा रिलीफ भी मिल गया है। सेनेट के इलेक्शन भी आने वाले हैं, इस पे ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हुई थी चौधरी बरादरान के खिलाफ जो तहकीकात चल रही हैं उस पर पूरा डॉक्यूमेंट है क्लास साहब के पास, वो डिटेल्स शेयर करेंगे। क्लास साहब किस तरह से रिलीफ मिल गया इनको? वो तो मैं बताता हूं, वो इमरान खान साहब का सुनाते भी हैं, पंजाब के सबसे बड़े डाकों के बारे में उनके क्या अल्फाज होते हैं वो सुनाता हूं। लेकिन एक स्टोरी आपके साथ एक हम शेयर करते जाएं, ब्रेक करते जाएं कि शेख अजमत सईद साहब को जो अपॉइंट किया गया है अगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो हैं उनको ये कमेटी का ब्रॉड शीट की कमेटी को उसके इंक्वायरी को हेड करेंगे, उनके बारे में हम बिल्कुल उस पर अथेंटिक कह सकते हैं कि ये जनाब जब ब्रॉड शीट का यहाँ पे सारी वो हो रही थी, यहाँ पे मुहदे हो रहे थे, ब्रॉड शीट के साथ ऑपरेशन चल रहे थे, ये पहले उस वक्त वहाँ पे ये प्रोसिक्यूटर थे वहाँ पे नैब में। सो जिस दिनों में ब्रॉड शीट का सारे केसेस हैंडल हो रहे थे, सारा कुछ किया जा रहा था, तो शेख अजमत सईद साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो हैं, ये नैब में बैठे हुए थे, नैब में ही थे वहीं पे, और बाद में इनको प्रोसिक्यूटर मतलब इनको प्रमोशन की गई, इनको डिप्टी प्रोसिक्यूटर बनाया गया। सो हम कहना ये चाहते हैं कि मैं कोई उम्मीद की जाती है बहुत अच्छे जज जाएंगे, अपने आप से विड्रॉ कर लेंगे। इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा शेख अजमत साहिब का आ रहा है कि ये उस वक्त ब्रॉड शीट के केस में जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में नैब में ये प्रोसिक्यूशन का काम कर रहे थे, उसी वक्त ही ये सारे काम जो है ना लीगल अदरवाइज और लड़ाई झगड़े ये सारे जो है ना या उनके ऑपरेशन जो है ना चल रहे थे। सो ये अब उन पे शेख अजमत सईद साहब पे है कि हम कोई उनकी ईमानदारी पे या किसी चीज़ पे सवाल नहीं उठा रहे। ही माइट बी वेरी गुड जज, हम ये नहीं कह रहे, उनकी अच्छी जजमेंट्स भी हैं, लेकिन बात वही आ रही है आमिर साहब करें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इस मुल्क और कौम को ना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को समझ आनी है ना आई है ना मैंने रिपीट करते रहना है। आप जी लोगों को कोई परवाह नहीं है। ये पीटीआई गवर्नमेंट इस वादे पे आई थी कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कानून बनाएंगे। दुनिया भर में, अमेरिका यूरोप में आ जाते हैं बिजनेस के लोग, पॉलिटिशियन बन जाते हैं, गवर्नमेंट में आ जाते हैं, मगर वहाँ कवानीन बड़े सख्त हैं कॉन्फ्लिक्ट के।
ये 1001 वादे करके आए थे, ये चलो 1000 2 वादे हो जाएंगे जो आपने याद दिलाने की कोशिश आधी पार्टियों की वारी हो जाएगी, हो लेते हैं सर। बहरहाल हम ये बता रहे हैं कि शेख अजमत सईद साहब जो है ब्रॉडशीट के जब ये सारे केसेस या उस वक्त ये एग्रीमेंट हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था नैब में उस वक्त, ये प्रोसिक्यूशन साइड पे ये वहां पे मौजूद थे। बहरहाल एक स्टोरी शेयर करनी थी, हमने आपसे शेयर कर दी। अब आते हैं जरा इस पे कि इमरान खान, पहले ये बताएं जरा कौम को जिनको क्लीन चिट दी है नैब ने, इनके क्लोज किए हैं, जरा इमरान खान साहब के इनके बारे में क्या एक व्यूज थे, वो तकरीरों में क्या कहते थे, और आज इमरान खान साहब किधर हैं, ये खुद पेश क्यों नहीं अदालत में जाके सबूत लेके कि जिनको पंजाब के सबसे बड़े डाकू कह रहा हूँ उसको नैब केस कैसे क्लोज कर सकता है, जरा सुनाए जरा कौम को। सर आज उनके खिलाफ तहकीकात बंद हो जनाब, मुझे ये पता ये सारी डिटेल्स इन्होंने भेजी है वहां पे खुद नैब ने की। और आमिर साहब अप्रैल 2000 में केसेस शुरू हुए थे इन पे, अप्रैल, और इस दरमियान में इस मुल्क को दाद दें, ऐसे आपको ये गोरे जजेस नहीं देते आपके खिलाफ जजमेंट्स। वो इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि यहाँ करप्शन जो है ना नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल है। जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में इनके खिलाफ ये करप्शन केसेस हुए, बैंक लोन्स के भी मसले थे और दीगर केसेस भी थे, 2000 में शुरू हुए कि कैसे चौधरी बरादरान कंपनी ने मुल्क को लूटा है यहाँ पे। उन्हीं को जनरल मुशर्रफ साहब ने जनाब इस मुल्क का वजीर आजम भी बनाया, इसी चौधरी शुजात साहब को, जिन पे केसेस चल रहे थे, केसेस भी चल रहे थे, हुकूमतें भी चल रही थी, जरा उनके भी मिल रहे थे। उसी परवेज अली साहब को, जिनको ये अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि वो पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, और फिर डाकुओं के घर भी गए थे, उनके मुतालबात भी माने। ब्लैकमेलिंग ये होती है, ब्लैकमेलिंग क्वेटा वाली नहीं थी जो वो कहते हैं मुझे ब्लैकमेल किया था। ब्लैकमेलिंग ये थी कि सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो उन्होंने अपना अंगूठा रख दिया है कि भाई सब सेनेट के इलेक्शन से पहले नायब को रिपोर्ट जमा करवाएं, और नायब ने रिपोर्ट जमा करवाई है वहां पे। ये होती है ब्लैकमेलिंग, असल में जेन्युइन और उसको ओरिजिनल ब्लैकमेलिंग कहती है। तो पूछना ये है कि इस नायब से जब आप वहां पे रिकॉर्ड कीपर को बनाएंगे, ये जो डीजी नायब लाहौर हैं, इनका नाम सलीम शहजाद साहब है, ये रिकॉर्ड कीपर के तौर पर भर्ती हुए थे उस वक्त, बहुत पहले नायब जब शुरू में थे। बाकी चेयरमैन निकल गए, लोग निकल गए, बहुत सारे मुलाजमीन से निकल गए, लेकिन सलीम शहजाद साहब के पास वो एक इनके पास गिदड़ सिंह है, इन्होंने सबको खुश रखा हुआ है। इनसे मीडिया भी खुश है, इनसे सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी खुश है, इनसे हुक्मरान भी खुश हैं, हर एक को अब्लाइज करते हैं, हर एक का माशाल्लाह। उनको किसी को तकलीफ देना जो है ना इनको अच्छा नहीं लगता। उन्होंने जो रिपोर्टें पहले जमा करवाई थी कि ये चौधरी पे इल्जाम आते हैं, ये चौधरी ने फलां चीजें क्यों, ये सारे उसमें हैं, ये उन्होंने जमा करवाई है जो मैं बता रहा हूँ। वही उन्होंने जाके कहा है कि जनाब के जी बंद कर दें, हमें इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, तो 20 साल झक मारते रहे, फिर बंद करें दुकान अपनी, जो अरबों रुपए का हम आप पे बजट लगा रहे हैं, सारे का सारा आपने करने ही कुछ नहीं, इंक्वायरियां शुरू करते हैं, उसके बाद लोगों से मिल मिला के फिर बंद कर देते हैं। और लास्टली जो मेरी इतलात है, ये आर्डर्स उनको इस्लामाबाद से गए थे, हेडक्वार्टर से, जो वो दोस्तों को ये तुझे ही पेश कर रहे हैं, उनसे पूछा गया 2-4 ने कि सलीम शहजाद साहब ये तो सारी चीज़ें आपने खुद पेश की थी। उन्होंने कहा हुजूर मैं क्या करूं, नौकरी बचाऊं या आपका इंसाफ और जस्टिस बचाऊं। तो उन्होंने कहा जी मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, माशाल्लाह मैंने नौकरी बचाई है, लिहाजा जाकर अदालत को उन्होंने कह दिया जिनके खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिला। चाहिए तो ये था इमरान खान साहब को जाते अदालत में, वो साथ में फिटनेस बनते, क्योंकि ये तो तकरीरें करके आए थे। सो जनाब एक और जनाजा था साहब का कि अगेन वो कहते हैं यहाँ से हमें हिदायत एक और वादा था जो वफा नहीं हुआ। वादा क्या, इसमें सारे मिलजुल के सारा खेल रहे हैं, खेलते हैं। आमिर साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सामने आई कि जिस तरह से बनी गाला को रेगुलराइज किया गया, बाकी जो इलीगल सोसाइटीज हैं या जो भी जगह हैं उनको भी रेगुलराइज कर दिया जाए। ये तो एक आर्ग्यूमेंट था ना, और बड़ा वैलिड आर्ग्यूमेंट था। पर मुझे पीएसी के ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा तकलीफ है कल जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, और जनरली जो हाल हो गया हुआ है कि पार्लियामेंट पहले ही लोग कहते हैं कि हमारी रेलेवेंट होती जा रही है क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जमहूरी कल्चर नहीं रहा। तमाम पावर लॉबीज़ जो हैं वो एमएनए एमपी सेनेटर जो है ना, पावर लॉबीज़ के लोग, बड़े बड़े लोग आते हैं और वहाँ बैठ के स्वाए अपने मुफावदात के अलावा कोई नहीं। अशराफिया के एलीट टेक ओवर हो गया हुआ, एलीट कैप्चर जिसे कहते हैं ना, टोटल एलीट कैप्चर ऑफ पार्लियामेंट हो गया हुआ है, वहाँ आम आदमी की कोई बात नहीं करता। तो पीएसी में जब कुछ थोड़े से दर्द दिल रखने वाले जैसे कि नदीम अफजल चांद साहब थे, ये कहा सब और रेगुलरली जाते रहे, ये बड़ी तारीफ करते हैं, सब करते हैं कि ये थे तो बड़ा अच्छा था। इवन चौधरी निसार खुद शराफिया में से हैं, मगर फिर भी अच्छी उसकी प्रोसीडिंग्स करते थे। अब उसका जो इन्हतात हुआ है इतना बुरा हुआ है, और ये जो अभी आए हैं राना तनवीर साहब, खुर्शीद शाह साहब ने, क्योंकि ये अपने ही दौर की, जब आपने खुद एहतसाब करना हो तो क्या एहतसाब करेंगे, खुर्शीद शाह क्या करेंगे। अभी भी जो हो रहा है, राना तनवीर साहब हैं, ज़्यादातर केसेस जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं या नून लीग के हैं, और पीटीआई के लोग बड़े कमज़ोर हैं वहाँ पे, या कॉम्प्लिसिट हैं या इनकॉम्पिटेंट है वहाँ पे, उनकी आवाज़ों की सुनाई नहीं देता कि उनकी तरफ से कोई आवाज़ आई हो। 3 बड़े केसेस आज पीएससी में किए हैं, तीनों की बड़ी तकलीफ है। पहले ये काम है कि पीएससी का ये रोल गलत समझ रहे हैं।
पीएसी जो है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है पार्लियामेंट की, इसका काम है इरेगुलरिटीज जो बेज़ाब्तियां हैं उसके ऊपर वॉच डॉग है। ये हाँ, जहाँ जाती ना वायलेशन, जहाँ जाती है करप्शन या क्राइम हुआ है, वो इनके सफेर में नहीं है। इनका ये क्या करने लग पड़े हैं कि ये बेज़ाब्तियों को चेक करते करते खुद ही पैरा बनवाते हैं, फिर खुद ही सीडीए को फलाने को बुला लेते हैं कि ये पैरा खराब रिमूव करें, नैब को बुला लेते हैं कि आप भी केस हटाएं, बजाय इसके कि वो जो $400 बिलियन जिस तरह के वो खा गए थे, उनकी ऑयल कंपनीज को दे गई थी नून लीग की गवर्नमेंट जो है, कि नैब को भेजें। वो 5 साल ये बैठे रहे, कुछ नहीं किया। बजाय कि नैब को भेजें, ये नैब को बुला लेते हैं कि आपने इन पे केस क्यों किया है, वापस करें। केस वापस नहीं। 3 बड़े केसेस हुए हैं, तीनों हमें बड़े डियर हैं। एक तो ये हाइट रीजेंसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन 1 है, इस पे सबसे बड़ा गंद डाल के गए, बड़े उसे सख्त लफ्ज़ है और गंद ही है वो। साकिब निसार साहब कर रहे हैं, हमें भी बुलाया, बड़ा उन्होंने लेक्चर दिया कि आपको पता है थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट क्या होता है। एक तरीकाकार बन गया है। अदालतें हमारी जो हैं, अभी रिसेंटली अतर मिल्ला, थैंक्स टू हिम एंड लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा है कि जनाब उस फैसले में है, अदर मिल्ला साहब ने बड़ा खौफनाक वो अच्छा फैसला लिखा हुआ है कि जिसने खरीदना है उसका भी फर्ज है कि वो देखे कि वो क्या वो फ्रॉड तो नहीं हो रहा। अब वो पहले गलत होती है, वायलेशन होती है, चोरी होती है, फ्रॉड होता है, उसके बाद कहते ना देखे ना फेट ए कंप्लाई, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट। अब देखे ना इतना बड़ी बिल्डिंग बन गई, अरबों रुपए लोगों के जाए चले गए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये साकिब निसार साहब समझा रहे थे। हमने कहा जी ठीक है, आप हमें समझा रहे हैं। अतर मिल्ला साहब का फैसला है, हम इंतज़ार कर रहे थे कि इन्होंने शॉर्ट ऑर्डर में ना उनको कब्जा दे दिया बिल्डर्स को। तो हमने कहा चले, हम आर्गुमेंट पढ़ना चाह रहे थे कि आर्गुमेंट दें कि आपने अतर मिल्ला साहब को, चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ग्राउंड्स को किन ग्राउंड्स पे आपने उनको सुपरसीड किया है। उसके बाद फैसला दे के बगैर फैसला लिखे वो दौड़ के रिटायर हो गए। फैसला लिखा ही नहीं है, आपने वक्फा लेना है। मगर उसके बाद क्या सीडीए ने बड़ा हौसला किया कि रिव्यू पे चले गए, वो भी रिव्यू में चले गए। अब वहाँ पे बात यह है कि फ्लैट किस किस के हैं, इमरान खान साहब, ख्वाजा आसिफ, कश्माला तारिक, यू नेम इट, पाकिस्तान के वो जो है ना जर्नल, सिविल, मिलिट्री जो है, सुपर ब्यूरोक्रेट, इवन चंद साफी भी है उसके अंदर, सुपर एलीट अब आ गई है। वो हमें भी फोन करते, तुम्हें क्या तकलीफ है अगर मेरा फ्लैट मिल जाए, तुम वो सिफारिशें आती हैं। वो हमारे भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, मगर खुदा खौफ करें। अभी क्या उसके अंदर ये कह रहे हैं कि इन्होंने उस पर बुलाया पीएसी के अंदर, पहले तो बिल्डर्स को वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो देखें ना 2 साल से उन्होंने पैसे जो जमा कराने थे, लोगों को तफसील भूल गई है, बताएंगे 1.7 बिलियन शायद देना था, तो उन्होंने कहा जी 8 साल की किस्तें कर दें। उन्होंने आज तक किस्तें नहीं जमा कराई, 2 साल और गुजर गए, तो अब वो कह रहे हैं अब तो 6 साल रह गए। वो भाई साहब 2 साल, वो 8 साल से ही वो रखे, 2 साल ये बीच वाले ज़ाया कर रहे थे। दूसरा उन्होंने कहा जी एनओसी, नैब को बुलाया कि आप उनको एनओसी दें, आपने वो उनसे नैब से दिलवाया। अभी वो ये कह रहे हैं, सीडीए को प्रेशर डाल रहे हैं कि जनाब पीएसी डाल रही है कि जनाब इसमें करें। मेरी गुजारिश है, सुप्रीम कोर्ट से मैं डरता हूँ बहुत ज़्यादा, और एहतराम भी है कि खुदा के लिए या तो जजमेंट वो जो है ना रिव्यू, दोनों की पेशियाँ भी हो रही हैं और आपने उनको कब्जा भी दे दिया है, तो फिर हौसला करें ना, डिटेल जजमेंट दें, आर्ग्यूमेंट इस चीज़ को इस्टेब्लिश करें कि जनाब ये जो थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट होते हैं ये हर जगह पे यही होता है, ये यहाँ भी हो रहा है, इस्लामाबाद में भी, ये पार्क व्यू में भी, फलानी जगह भी थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट है। इसको आप डिफाइन करें, सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करे तो फिर करें। आपने वक्फा लेना है, मैं वक्फे के बाद यहीं से नाज़रीन कैरी ऑन करेंगे, हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन 1 की। क्लास साहब, अभी आमिर साहब ने पॉइंट आउट किया कि साकिब निसार साहब इसका फैसला लिखे बगैर ही चले गए थे। वो बहुत सारे काम कर गए, क्योंकि एक हम जैसे हमने कहा बड़ी हम इज्जत करते हैं जुडिशरी की, पूरी हमेशा सबमिट करते हैं बेशक, लेकिन जब जजेस इस तरह के फैसले दे दें और फिर आपको कहा जाए कि आपने बात भी नहीं करनी पब्लिक इंटरेस्ट में, ये मामूली वाक़या नहीं था ये जो इन्होंने इतना बड़ा काम किया है। अब आप वैसे देख लें, इमरान खान साहब की और ख्वाजा आसिफ साहब की जितनी ज़ाती दुश्मनी है, शायद इमरान खान साहब की किसी से हो। नाम सुन के भी शायद वो कहते हैं ना, जैसे वो नवाज शरीफ साहब कहते थे कि यहाँ पीपल्स पार्टी का नाम सुन के मेरा लव खोलने लगता है। ये तकरीरें हैं उनकी। ऐसे अगर इमरान खान साहब को भी किसी का नाम सुन के या किसी की तकरीर सुन के वो भी जज्बाती हो जाते हैं और उनकी कोशिश होती है जेल में हर कीमत पर जाकर खून खौल जाता है, तो वो ख्वाजा आसिफ साहब हैं। लेकिन
जहाँ पे इलीट कैप्चर हो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां पे एक है वो है ना, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू 1 में वहां ख्वाजा आसिफ साहब के भी 2 फ्लैट्स हैं, इमरान खान साहब का भी साथ में कोने वाला या मींस मुझे नहीं पता कोने वाला है। वहां पे एक ही गैलरी में इमरान खान साहब का और ये हमसाए हैं सर। वहां पे ना इमरान खान साहब को मसला है ख्वाजा आसिफ से, ना ख्वाजा आसिफ साहब को उनसे मतलब इलीट कैप्चर, जिसकी कहानियां में इमरान खान सुनाते थे कि पाकिस्तान में इलीट कैप्चर हो चुका है। हजूर आप भी तो इलीट के साथ जाके आपने फ्लैट ले लिया वहां पे करोड़ों रुपए का, मान लिया जी लीगल होगा, ईमानदार आदमी है जी, सब कुछ होगा, लेकिन वहां ख्वाजा आसिफ के साथ मसला नहीं है। अगली कहानी सुने, जब सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला हो रहा था कि जनाब ये कैबिनेट से रेगुलाइज करवाएं, ये बनी गाला है या ये आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन 1 है, इनका क्या करें। इमरान खान साहब ने कहा वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिसका रोना रोते रहते हैं, मैं भी ताने देता रहूंगा इनको बार बार। उन्होंने कहा जनाब ये तो अच्छा नहीं लगता कि अब अगेन इमरान खान साहब वजीर आज़म पाकिस्तान है, इनके सामने जनाब यहाँ से कैबिनेट डिवीजन जो है ना वो लेके गया है, CDA की समरी लेके गया है कि सर जी इसको रेगुलाइज करना है, वो अदालत पूछ रही है कि जनाब कैबिनेट का फैसला क्या होगा, फिर हमारे पास आए, पहले हुकूमत से पूछें। इमरान खान साहब ने कहा, उन्होंने शायद सुना होगा, इनको अबर मतीन साहब ताना देंगे, मुझे तकरीरें करते थे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उन्होंने कहा भाई ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गई है भाई, इसमें तो मेरे फैसले हैं, मेरे सामने आ रहे हैं, मैं बेनिफिशियरी हूँ। उन्होंने कहा कि असद इधर आओ, असद उमर साहब पूछिएगा सर आप उनसे, अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे झूठा करें, मेरी आजकल रसाई नहीं है। चले जब भी हो जाए कि रऊफ ने आप पे अगर इस तरह का उन्होंने बड़ा इल्जाम लगा, सपोज, हालांकि मेरी बात सच्ची है कि मेरे पास सबूत हैं कोई थोड़े से। उन्होंने जनाब असद उमर साहब, असद इधर आओ, आ गए असद साहब, उन्होंने मेरी कुर्सी पे बैठे जनाब, उस वक्त 5 मिनट के लिए असद उमर साहब को मुल्क का वजीर आज़म बनाया गया। इमरान खान साहब वहां से उठ के बाहर चले गए। उन्होंने कहा मेरी अदम मौजूदगी में आप ये फैसला करें कि इसका क्या, इसका मुस्तकबिल होना चाहिए, फ्यूचर होना चाहिए। अब आप मुझे बताएं असद उमर साहब की या कैबिनेट के वजीरों की जरूरत थी कि इमरान खान साहब की प्रॉपर्टीज को रेगुलाइज करने के मामलात कैबिनेट में सामने आए हुए हैं। असद उमर साहब आप ना चीफ गवेरा हैं तो ना और 2-4 नाम को इनकलाबियों को सुनाए सर, ना वो हैं कि वो खड़े हो जाते कि मैं एक्सीलेंसी व्हाट कम में मेरी कुर्सी जाती है, जाए इमरान खान साहब हम इसको उठा के बाहर फेंक रहे हैं, ये लीड कैप्चर है, इसमें आपके फ्लैट्स हैं, और मुल्क का वजीर आज़म आके अगर ये रेगुलाइज करवाएगा, चाहे मैं कहता हूँ लीगली क्यों ना हो रहा हो, आपको यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तौर पर नहीं करना पड़ता। वही वाली बात, वो जा रहे थे बादशाह सलामत गुजर रहे थे, रस्ते में एक उनका बाग आ गया, तो किसान ने कहा जनाब ये माल्टा अमरूद जो है ना ये खा लें, मुफ्त में जैसे ऑफर किया उन्होंने बेचारे कट सी। तो बादशाह ने बड़ी उनकी अगेन हिकायत है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा अगर बादशाह सलामत ने एक यहाँ पे फल अगर फ्री में खा लिया ना, ये मेरी पूरी फौज आपका बाग उजाड़ के रख देगी। वही बाग आज उजड़ा है सर। ये जो आज PSC ने कहा है कि बनी गाला को क्योंकि रेगुलाइज किया गया है, ये रेगुलाइज हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें वजीर आज़म पाकिस्तान की जदाद यहाँ प्रॉपर्टीज हैं, लिहाजा आज उन्होंने कहा जनाब का गौरी टाउन को भी करो, फलाने टाउन को भी करो, क्यों वजीर आज़म। सो उन्होंने जो बाग का एक फल खाया था ना वो बड़ा महंगा पड़ा है। सो कहने का मतलब ये था असद उमर साहब जो है ना वो 5 मिनट के लिए वजीर आज़म बने और उन्होंने अपने जो वजीर आज़म थे उनकी प्रॉपर्टीज को रेगुलाइज करने की प्रोसीडिंग जो है ना वो असद उमर साहब ने की, और कोई एक भी वहां से वजीर नहीं खड़ा हुआ, कोई थोड़ा सा कोई ग्रेस डिग्निटी दिखाता कि जनाब वजीर आज़म पाकिस्तान साहब आप जो है ना यहाँ तकरीरें करते रहे हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अब आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है। मजे की बात है, इसके अंदर और भी PSC में बड़ा कुछ हुआ आज कि अदालत सुप्रीम कोर्ट ने, मैं जब भी सुप्रीम कोर्ट का आता है मैं बाकायदा यूं करके बैठ जाता हूँ, खड़ा होकर बात करता हूँ, खड़ा होकर गुलजार साहब से उम्मीद है मगर सर ये ना करें आप, ये जो बेंच ने ये कहा CDA को कि आप आपस में बैठ के सेटल कर लें। सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है सेटल करवाना, सुप्रीम कोर्ट का काम है फैसले की तशरीह देना। वो रीजंस दें, अगर आप कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट यहाँ पे वैलिड है, आप रीजन लिखें, जजमेंट दें, ये सिर्फ ये ना करें। दूसरा, इसके अंदर एक कैरेक्टर थे जिन्होंने ये सारी ये हाइट रीजेंसी की जो कंसेशंस दी गई, जो बेज़ाब्तियाँ सारी हुई, करप्शन जो एलिजिडली हुई, उनका नाम था ताहिर शहबाज साहब। बड़े सुपर ब्यूरोक्रेट थे, रजिस्ट्रार थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा उनका लिहाज करता था। वो बड़े चालाक हैं, उनकी उनकी नौकरी ख़त्म नहीं होनी थी। उन्होंने चालाकी से ना ओम्बड्समैन, मोहतसिब होता है जो एहतसाब करने वाला, वो एक इदारा है, जज है, वो जज है, वो जाके मोहतसिब लग गए। मोहतसिब लगने का एक फ़ायदा ये होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरह फिर आपको इस्तिस्ना हो जाता है कि कोई उनसे बुला के पूछ नहीं सकता कि जनाब ये जो आप क्या लफ्ज़ है, बस पंजाबी का चवले ही हैं और क्या मैं इस्तेमाल करूँगा, ये जो मार के गए हैं इसका हिसाब दें, या उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स नहीं होती। 4 साल गुजर जाएंगे, उसके बाद जब वो आएंगे तो कब के फैसले फुसले हो चुके होंगे। अब मैं क्योंकि आ जाता हूँ, इसी तरह का केस जो PSC ने किया है वो सफ़ा गोल्ड मॉल है, इस्लामाबाद के अंदर एक वो है। वो एक गरीब क्लिनिक थी, गरीब लोगों के लिए इस्लामाबाद में। क्लिनिक का प्लॉट जो है ना उन्होंने उसकी जगह पे मॉल बना दिया, पहले उनको एक वो दिया अगेंस्ट द रूल्स, ब्ला ब्ला ब्ला।
फिर उसके अंदर 4 जो है ना वो, अच्छा पिछले उसमें शहबाज तरीर थे, इसमें इनायत इलाही साहब CDA के बहुत बड़े वो भी महान किस्म के चेयरमैन थे। उन्होंने 4 एक्स्ट्रा फ्लोर्स अलाउ कर दिए। फिर एक तरीकाकार बन गया पूरे पाकिस्तान में कि बेसमेंट पहले लेते हैं पार्किंग के नाम पे, फिर उसको करते हैं। पूरे इस्लामाबाद में आप ये चले जाएं, जहाँ पे सेंटोरस में हर जगह गाड़ियाँ, सड़कों की ट्रैफिक रुक जाती है क्योंकि आप पार्किंग बिल्डिंग वाले देते नहीं हैं। सो 4 बना दिए। अब CDA बड़ी अच्छी तरह कह रही थी कि जनाब फिर ये हॉस्पिटल का क्लिनिक का पार्क था तो बेज़ाब्तगी होगी, ये थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट में ये ना करें आप कि जनाब ये आप वो हो गया फेड लाई, अब इसको एक हॉस्पिटल बना दें, इस्लामाबाद को जरूरत है, ये इसको टोटली पूरी बिल्डिंग को हॉस्पिटल को दे दें। तो नहीं, वो PSC आ गई, PSC अंदर हर एक के रिश्तेदार बैठे हुए हैं, शेर रहमान भी बैठी हुई हैं और राना तनवीर साहब भी बैठे हुए हैं, वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो है वो तबा आधे रिश्तेदार हैं उनके पूरे इस्लामाबाद में। उन्होंने कहा जी नहीं, इसको अब 1 महीने के अंदर जो ना रिपोर्ट पेश करे CDA कि जनाब ये कैसे इसको रेगुलराइज किया जाएगा। अगेन गौरी टाउन, अब वो कह रहे हैं वहाँ पे देखे ना आपने जब बड़ी गाला कर दिया तो गरीब के नाम पे PSC आई है, PSC आई है गरीबों के नाम पे। भाई साहब गरीबों को गौरी टाउन में फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ वो खोखर बरादरी के बदमाश हैं जो कि सारी पार्टियों में ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो लैंड माफिया है जिसने के ज़मीन है नहीं है, कब्ज़े किए हुए हैं और आगे गरीबों को बेच दिए हैं, ये उसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। सो ये हमें साथ झूठ ना बोलें कि आप एकदम PSC के दर्द आ गया है गरीबों के लिए, हाइट रीजेंसी के लिए गरीबों का दर्द जो नहीं है अशराफिया के लिए आया है कि जी वहाँ पे देखें ना रेगुलराइज करें बनी गाला के पैटर्न पे, सफ़ा माल करें जो है। उसके बाद ये इसका गौरी टाउन का भी तो ये ना करें। तो PSC को ज़रा नज़र षानी करनी चाहिए, उनका ये रोल नहीं है वो सिर्फ और नैब के पेज ख़त्म करवाना नहीं, नैब को भेजना है और बेज़ाब्त किया करना है। वायलेशन और क्राइम जो गलत हुआ है वो उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। CDA पहले क्यों इस पे काम करता? CDA प्राइम मिनिस्टर आप देखें ना, खुद उनके पास CDA था, प्राइम मिनिस्टर के फ्लैट हैं CDA। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बल्कि दाद देता हूँ वो आमिर अली साहब हैं कि उन्होंने रिव्यू कर दिया। मेरा नहीं ख्याल है कि इसके बाद प्रेशर होगा उनके ऊपर बड़ा कि जी हम नौकरी से हटा देंगे, पता नहीं कितना अरसा रहते हैं। आपका किस पे पॉइंट है लास्ट 2 मिनट? अब जो आपने बात की है ना कि उस पर रिव्यू जनाब डाला गया था और रिव्यू मेरी इतला ये है कि अभी तक वहीं पड़ा हुआ है, उसको टेकअप नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। नहीं, 2 एक पेशियां मेरी आज बात हुई है 2 एक पेशियां करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आपस में क्यों नहीं डील कर लेते। CDA ने कहा हम डील करने वाली पार्टी नहीं है, हम कैसे डील कर सकते हैं? ऑर्डर शॉर्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का हम कैसे डील कर सकते हैं? उस पे सुप्रीम कोर्ट से पहले PSC ने जनाब CDA को कहा, मेरे CDA के 1-2 अफसरों से बात हुई, जैसे इन्होंने कहा एक आमिर जो हैं इस वक्त ये उसके चेयरमैन है, उनकी क्या होते हैं जितना भी ब्यूरोक्रेट को हम बैठ के आइडियलिज्म की बात करें, मैं ज्यादा करता हूँ ज्यादा, एक उसके चेयरमैन CDA की उसमें क्या उसकी हो सकती है कि वो बेचारा जाए और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जहाँ पे फ्लाइट्स हैं उनको कहे गिराओ इनको, इन पे बिल्डोजर फेंक दो। वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को खुद देखना चाहिए था कि मैं प्रेसिडेंट उसमें सेट करूं। तो 2.5-3 करोड़ रुपए का अगर फ्लाइट आपका जा भी रहा था, एक आपके लिए थोड़ी सी तो थी कि आप बैठ के एक फैसला करते हैं कि भाई साहब नो दान करते हैं चैरिटी को। सर चैरिटी तो छोटी तो छोड़े ना, जब वहां पे बिल्डिंग की गलत बनी हुई है, ये तो रेगुलाइज कर रहे हैं ना, बिल्डिंग की गलत बनी थी वहां पे, आपने पूरी दुनिया भर के वहां पे पकड़ लिए हैं और आपने वहां पे एक वो आ गए। और इसमें मोस्ट इन्वेस्टर पार्टीज हैं, खुद नहीं रहना, इसमें कराची के लोग हैं, इसमें लाहौर के लोग हैं, बहर के लोग हैं जिन्होंने किराए पे चाड़नी है। माँ सिवाय तुक यहाँ के कुछ चंद लोग हैं, बाकी बहर वालों ने ली हुई हैं। बाकियों को काफी लोगों को रिश्वत दी गई है जब उन्होंने लिस्ट की किस्तें दी हुई थी, कुछ को कंसेशनल दिए गए थे ताकतवर लोगों को। इसके अंदर वो तफसील में फैसला बताएंगे, अतरमीन साहब ने बड़ा जबरदस्त लिखा हुआ है, वो हर चीज उसकी डूबियस है जिस तरीके से दिया गया है वो प्लॉट। PSC ने कहा CDA को जनाब इनको इजाजत दें। आजकल PSC काम पे बैठी हुई एलीट कैप्चर जो है ना, उनको यही दुख खाया जा रहा है। उन्होंने पहले ऑलरेडी हिदायत दे रही है PSC को कि इसको जनाब रेगुलाइज करना है। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।